हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आज साइको का पार्ट 2 जो क्वेश्चन आंसर हैं और आपके टेट सुपर टेट सी टेट रीट यूपी टेट एमपी टेट ऑल टीचर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को क्या करेंगे, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों को, जिससे ये नॉलेज उनको भी मिल पाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, है ना। और हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आता है आपका, कोल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। आपको बताना है जो कोल वर्ग का सिद्धांत है वो निम्न में से किस से संबंधित है, आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा है। आप लोगों को पता भी होगा, आप एक बार देखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तीसरा है। कौन सा राइट आंसर, तीसरा, जैसे हम बोलते हैं नैतिक विकास। तो कोलर वर्ग का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो आपको नैतिक विकास से है। देखो, क्योंकि कोलर का सिद्धांत जो नैतिक विकास से संबंधित है, कोलर वर्ग ने कहानियों के माध्यम से नैतिक विकास की अवस्थाओं का साक्षात्कार किया तथा उसे क्या हुआ, उससे ज्ञात होता है कि यह अवस्था सार्वभौमिक होती हैं। ठीक है, तो कोलर वर्ग ने क्या करा है, कहानियों के माध्यम से नैतिक विकास को समझाया है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो आपको पूछा कि नैतिक विकास क्या है, तो आपको कोलर वर्ग के द्वारा जो कहानियों के माध्यम से किसी चीज़ को प्रस्तुत किया है, उस यानी कि जो नैतिक की विकास की अवस्थाएं हैं उसमें क्या करा है, इंक्लूड करा है, किसको, कहानियों के माध्यम से, है ना। और वही हमारा क्या है, नैतिकता का सिद्धांत है। और वो कहते हैं कि जो अवस्थाएं होती हैं ये सार्वभौमिक होती हैं, जो नैतिक विकास की अवस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल हम नहीं बताएंगे क्योंकि ज़्यादा डिटेल में तो वीडियो जो है वो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम डिटेल बताते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगली बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा जाता है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थितियों में उपयोग कहलाता है। यानी कि एक परिस्थिति में अगर आपको ज्ञान प्राप्त है और वो अर्जित करके दूसरी में क्या करता है, परिस्थितियों में उपयोग कर लेते हो, तो उसे कहते क्या है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन की बात करी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, सीखने में स्थानांतरण, यानी कि सीखी हुई चीज़ दूसरे में क्या करती है, स्थानांतरण करती है। और अगर एक परिस्थिति में हम अर्जित ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो ये सीखने का क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाएगा, सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, अगली हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, अनुभव द्वारा व्यवहार में अगर परिवर्तन आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो आपको उसे क्या कहते हैं, सीखना। सीखना मतलब क्या होता है, अधिगम। व्यवहार में अगर परिवर्तन आता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे, या अनुभवों में आए, क्योंकि आपको पता है कि अनुभव, प्रशिक्षण, है ना, और प्रशिक्षण के बाद अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास, इन तीनों के द्वारा अगर हम व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो वो व्यवहार हमारा क्या कहलाएगा, स्थायी व्यवहार कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थायी व्यवहार। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर अनुभव के द्वारा हम व्यवहार में क्या लाएं, परिवर्तन लाएं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है, सीखना, इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अं- अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में, ये कॉलर नहीं है, ये कोहलर होंगे। यहाँ पर क्या होगा आपका, कोहलर होगा। क्या होगा, कोहलर। कोहलर, कोहलर ने प्रयोग किया है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो कोहलर का ही है। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या है, कोहलर। कोहलर ने प्रयोग किया है, तो आप सभी को पता ही होगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किस पर प्रयोग किया है, बताओ। कोहलर ने अंतर्दृष्टि के लिए किस पर प्रयोग किया है। ठीक है, अंतर्दृष्टि मतलब जैसे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, तो उन्होंने किस पे किया है, तो आप कहोगे बनमानस पर किया है। बनमानस, और बनमानस का नाम क्या था, सुल्तान। क्या था,
सुल्तान। इन्होंने सुल्तान पर कितनी बार प्रयोग किया था? 3 बार किया था। ठीक है, पहले में इन्होंने क्या करा, जो बनमानस था उसे बंद कर दिया, उसमें केले लटकाए, ठीक है, और 3 बॉक्सेस रख दिए थे। पहले बंदर ने उसमें प्रयास किया, जब वो कोयलों तक नहीं पहुंचा तो उन्हें एक एक बॉक्स करके उस पर रखना प्रारंभ कर दिया, यानी कि 2 बॉक्स रख दिए थे। ठीक है, 2 पर बैठकर उसको मिल गया। दूसरे उन्होंने क्या करा, 2 बॉक्सों 3 बॉक्स और एक छड़ी को रखा था। ठीक है, रखा छड़ी को। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने 3 प्रयोग किए थे। उन्होंने तीनों बॉक्सेस रखे और उनको उठा लिया। और चौथे में उन्होंने क्या करा, एक छड़ थी, वो एक बॉक्स बनाया था, एक बॉक्स के बाहर केले रख दिए थे और उसके पास में क्या रख दी, छड़ी रख दी। बंदर को याद आया और बंदर ने क्या किया, छड़ी उठाई, और ये जुड़ने वाली छड़ी थी, 3 इस तरह से जुड़ने वाली थी, 3 रखी थी, और उसने एक साथ मिलाया उसमें, और बाहर जो बॉक्स था उसे क्या कर लिया, अपने खींच लिया और उसने केलों को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो ध्यान रखा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो किसने दिया, तो आपको कोहलर ने दिया है। किस पर दिया है, बनमानस पे दिया था। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया है। प्रशिक्षणात्मक जो अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया है, यानी कि किसके द्वारा दिया गया है, कौन सा प्रशिक्षणात्मक अधिगम किसके द्वारा दिया गया है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बंडूरा ने दिया है। कैसा दिया, किसने दिया है, बंडूरा ने। प्रशिक्षणात्मक जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, बंडूरा ने दिया है। उन्होंने बालकों के व्यवहारों की व्याख्या की है। इसमें क्या करिए, जो बालक होता है वो क्या व्यवहार करते हैं उसके बारे में क्या करिए, व्याख्या की है। जो बंडूरा थे उन्होंने बच्चों पर प्रयोग किया था। उन्होंने पहले जो बच्चे थे उन पर उन्हें 3 मूवियाँ दिखाई थी। एक आक्रमणकारी थी, लड़ाई, बहुत सारी लड़ाई फड़ाई हो रही थी उसमें, वो मूवी दिखाई। और दूसरी जो दिखाई थी उसमें आक्रमणकारी और दूसरी में दया भावना थी। सॉरी, आक्रमण की नहीं, दूसरी कैसी, दया भावनाएं थी। ठीक है, संवेदनशीलता थी, दूसरे की मदद, हेल्प करना दिखाया गया था उसमें। और तीसरे में ना तो आक्रमणकारी दिखाया गया और ना ही हेल्प करना दिखाया गया। और उन्होंने बच्चों से पूछा कि तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई। तो कम से कम आपके 60 से 65% बच्चों ने क्या कहा था कि उन्हें पहली मूवी पसंद आई। कौन सी आई, पहली मूवी। दूसरे ने कहा था, 25% ने कहा था ये वाली आई थी, और बाकी जो बची हुई थी वो किसने कहा था, सबसे आई थी। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, जो आक्रमणकारी बच्चों को जो पसंद आई मूवी, उसका मतलब है कि वो उन जो बच्चे हैं उनके व्यवहार, जो आसपास का जो वातावरण है वो लड़ाकू टाइप का है। और जो दयाराम संयोग वाली थी, जो बच्चों को पसंद आई, उन्होंने कहा इसके आसपास का कैसा है, संयोग और दयावान है। ठीक है, और सबसे लास्ट में उसमें ये दिखाया गया था कि इन बच्चों के आसपास का वातावरण निष्क्रिय रहता है और इसके जो माता पिता हैं वो इन पर ध्यान नहीं देते हैं। ये सब उन्होंने बताया था। उन्होंने एक जोकर पे भी दिया था, गुड़िया पे भी दिया था, बहुत सारा है। अगर अभी आपको समझाएंगे तो आपका वीडियो हमारा जो है ना बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आता है, कक्षा शिक्षण में पाठ्य प्रस्तावना। कक्षा शिक्षण में पाठ्य प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित हैं। सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है, ये आपको बताना है। कक्षा शिक्षण में जो पाठ्य प्रस्तावना है सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है, तो आपको बताना होगा और आपको पता भी हो गया होगा शायद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तत्परता का नियम। किसका रहेगा, तत्परता का नियम, है ना। तो कक्षा शिक्षण में पास्ट जो प्रस्तावना सोपान जो होता है वो सीखने के किस नियम पर है, तत्परता के नियम पर आधारित है। उसमें कहता है कि सीखने के लिए हमें क्या होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, यानी कि मोटिवेशन होना चाहिए, अवप्रेरणा। और यहाँ पर ये भी पूछे कि अधिगम का जो प्रथम कारक रहता है वो कौन रहता है, तो आप कहोगे अवप्रेरणा रहता है। अवप्रेरणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, मोटिवेशन बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के मोटम से हुई है। किससे हुई है, मोटम से। और मोटम का अर्थ क्या होता है, टू मूव, या हम लोग हिंदी में कहेंगे धक्का देना या गति करना। अगर आपसे पूछे कि मूल्य भाव क्या होता है, अवप्रेरणा का मूल्य भाव क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, धक्का देना, यानी कि ठीक है। तो ये चीज़ें आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो पाठ, कक्षा पाठ में जो पाठ प्रस्तावना सोपान है सीखने की किस नियम पर आधारित है, आपको तत्परता पर, यानी कि तत्परता का मतलब होता है कोई चीज़ जो है उसको आप तुरंत याद करें, तेज़ी से याद करें, है ना। या फिर आप उसके लिए तत्पर रहें। कोई कार्य है, कोई जैसे होमवर्क दिया है किसी बच्चे को, है ना, तो वो अपने कार्य के लिए तत्पर रहे, यानी कि उस कार्य को करे जल्दी जल्दी। ठीक है ना, उसको तत्परता का नियम कहते हैं। और ये थॉर्नडाइक ने दिए थे ना, 3 नियम दिए थे, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, है ना। हाँ, तो ये गॉड नियम कहलाते हैं, अलग अलग करके दिए थे, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया। अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया, बहुत सिंपल है ये तो क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता ही होगा प्रभाव का नियम किसने दिया था,
तो आपको कुछ थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक की तो बात ही अलग है। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने? थॉर्नडाइक ने दिया है। 3 नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। कौन कौन सा दिया है? प्रभाव का नियम दिया, एक तो आपका किसका दिया है? प्रभाव का नियम। दूसरा तत्परता, अभी बता चुके हैं हम। और अगला कौन सा है? अभ्यास का। ठीक है, तो अधिगम में प्रभाव का नियम पूछा है। किसका पूछा? प्रभाव का। तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, थॉर्नडाइक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कोहलर के अनुसार क्या पूछा गया है? कोहलर के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कोहलर के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कोहलर की जो हमने नैतिकता पढ़ाई थी चैप्टर में, उसको ध्यान रखना है। उसी के क्वेश्चन आंसरों की हम लोग बात करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? तो आपको पूर्व पारंपरिक अवस्था, जो पूर्व पारंपरिक अवस्था है, ये क्या है? आपकी नैतिकता की बाह्य कारक द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? बाह्य कारक द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें नैतिक विकास सिद्धांत की, तो ये प्रथम स्तर कहलाता है ना। इसे हम पारंपरिक अवस्था या बालकों की नैतिक तर्क दूसरों के मानने अथवा बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? बाह्य कारकों द्वारा, है ना। इसमें क्या होता है कि बालक की जो नैतिक तर्क शक्ति होती है वो क्या होती है? दूसरों के मानकों पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो कोहलर के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता का बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आपको पूर्व पारंपरिक अवस्था। किसके द्वारा? पूर्व पारंपरिक द्वारा अवस्था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये कोहलर की हैं अवस्थाएं। ठीक है, इसको थ्योरी में हमने पढ़ाया भी है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका आता है, व्यवहारवादी व्यवहारवादी किसने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ, जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, आया भी हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कौन? वाटसन। वाटसन ने कहा था अगर आप हमें कोई बच्चा दे देते हो तो हम उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहें हम उसे बना सकते हैं। किसने कहा है ये? वाटसन ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है ये? वाटसन ने कहा है। ये डेफिनेशन है, कई बार आ चुकी है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वाटसन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? SOR एक थ्योरी भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया है कि SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। सिर्फ आपको नाम बताना किसने प्रस्तावित किया है SOR, तो आपको वाटसन ने किया था। प्रस्ताव की बात आती है तो वाटसन की, और SOR थ्योरी की बात आई है तो वो किसी और ने दी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो आपको वाटसन के द्वारा प्रस्तावित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है ना। पुरस्कार को महत्व नहीं दिया कि पुरस्कार देना अच्छा नहीं होता है। तो ये किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा वो कौन है? गुथरी। गुथरी ने पुरस्कार पर अधिगम के लिए बल नहीं दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसने दिया है? गुथरी ने। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन बाकी थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, स्किनर हैं ना, इन सबों ने क्या करा? पुरस्कार पर बल दिया है। ठीक है, पुरस्कार को स्किनर ने पुनर्वलन जो बताए हैं, 4 पुनर्वलन बताए थे स्किनर ने, है ना। और उन्होंने 4 में ये बताया था कि उन्होंने एकमात्र, अगर नकारात्मक पुनर्वलन की बात करेगा तो वो स्किनर ने बताया है, और वो क्या बताया है? पुरस्कार। लेकिन एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो पुरस्कार को अधिगम विकास में महत्व नहीं देते हैं, वो कौन है? गुथरी। गुथरी ने समीप क्या दिया है? समीपवत्ता का नियम दिया है। वो ये कहते हैं कि अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को क्या जाओ? पास जाओ, समस्या के पास जाओ, तो वो अपने आप ही अधिगम हो जाएगा। आप खुद ही सीख जाओगे कि जब तक समस्या नहीं है तब तक आप कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, गुथरी ने समीपवत्ता, किसी भी चीज़ को जब समस्या के पास जाओगे, पास बढ़ते चले जाओगे, तो आपको समाधान अपने आप मिल जाएगा। ये किसने कहा? गुथरी ने। जबकि थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, स्किनर हैं, इन्होंने पुरस्कार पर बल दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत जो नियम संबंधित है वो किससे संबंधित है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? तो आप बताएंगे तत्परता से। किससे संबंधित है? तत्परता से, है ना। क्योंकि थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। कौन कौन सा? तत्परता, अभ्यास और
अनुभव। ठीक है, यही बताया था। तो जो तत्परता का नियम है वो क्या, प्राथमिकता माना जाता है, हमने नोट कराया भी है थ्योरी में, ये नियम बताया। ठीक है, जब व्यक्ति किसी कार्य को, अगर तत्परता की बात करें तो क्या होता है, तो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो, यानी कि अब प्रेरित हो, ठीक है, तो उस कार्य को करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको कार्य करने की तुलना में अधिक संतोष मिलता है। अगर आप जैसे मान लो कोई कार्य करते हो, है ना, और उसके लिए आप तत्पर हो, तो आप जब कार्य करोगे, मन से करोगे, तो वो होगा जरूर। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तत्परता। तो आपको संतोष भी प्राप्त होगा। क्या होगा, संतोष प्राप्त हो जाएगा। तो तत्परता को संतोष का नियम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, संतोष का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्राथमिक और मूलभूत नियम संबंधित है किससे, तो आप बताओगे तत्परता से। और तत्परता का नियम दिया किसने है, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, सीखने के 3 नियम। कौन कौन से, तत्परता, अभ्यास और अनुभव। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक। ऐसा कौन सा कारक है जो सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, अनुकरण। अनुकरण, अगर आप किसी चीज़ का बार बार अनुकरण करते रहोगे तो ये भी सीखने में क्या करेगा, प्रभावित। जब तक आपको कोई बात क्लियर ना पता हो कि ये व्यक्ति जो है या ये नियम जो है वो बिल्कुल सही है, तो आप तब तक उसका अनुकरण नहीं कर सकते हो। और वैसे क्या अनुकरण करने में क्या जाता है, सिर्फ बच्चे होते हैं वो अनुकरण करते हैं। अगर उन्हें चोरी करते हुए देख लिया तो वो चोरी को भी अपना लेते हैं, यानी कि वो अच्छे भी चीज़ें अपना लेते हैं तो कभी कभी खराब भी अपना लेते हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। तो अनुकरण करना भी एक क्या है, सीखने में क्या करेगा, एक कारक है, प्रभावित करने वाला कारक है। प्रशंसा एवं निंदा, अगर ज़्यादा प्रशंसा कर दी तब भी आपकी क्या है, अधिगम को प्रभावित करेगी। और निंदा ज़्यादा कर दी तब भी क्या, जैसे मान लो कोई बच्चा है वो अच्छा काम करके लाया है, हम उसको भी गालियाँ दे रहे हैं, या फिर उसको डांट रहे हैं, उसे पीट दे रहे हैं, तो वो निंदा करना होता है। प्रशंसा, कभी कुछ छोटी सी उसमें गलती और आपने उसकी फिर भी प्रशंसा कर दी, तो वो उस चीज़ों को क्या कर लेगा, माइंड में ले लेता है और वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो उसको देखना, प्रशंसा और निंदा भी क्या है आपकी सीखने में क्या है, प्रभावित करने वाला कारक है। प्रतियोगिताएं, प्रतियोगिताएं भी आपके क्या है, सीखने में कारक है। ठीक है, प्रतियोगिता में जबकि बच्चा होता है वो पुरस्कार हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रतियोगिताओं में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पुरस्कार नहीं मिलता है तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट कारक है, तो ध्यान रखना। और आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये सभी, ये तीनों के तीनों क्या है, सीखने की प्रक्रिया में प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। ठीक है, कई बार पूछा भी गया है, तो इसको विशेष ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, कक्षा में जो अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है, ये पूछा गया है आपसे, है ना। तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा, ठीक है, बोलो क्या होगा, तो आपको शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। क्या होगा आपका, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, समझ में आ गया होगा। शिक्षण जितना रोचक होगा, जितना व्यवहारिक होगा, बच्चा क्या करेगा, उतना ही सीखने में क्या लगाएगा, मन लगाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आपको कोई दिक्कत है इसमें, सामाजिक में जो होता है ना वो नैतिक व्यवहार बालकों को सीखने में अनुशासन होता है। ठीक है, समाज से जुड़ा हुआ कोई हो, जैसे मान लो आप कुछ चीज़ पढ़ा रहे हो और उसका एग्जाम्पल जो है ना वो समाज से संबंधित दे दो, है ना, तो भी क्या करेगा, ये अनुशासन कहलाता है। कक्षा के शिक्षण को जो होना रोचक होना चाहिए, व्यवहारिक बनाए रखना चाहिए। कक्ष का वातावरण जो हो ना वो अनुशासित हो, कैसा होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, कि शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, जो आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे हम अगला वीडियो आपको जल्दी लेके आएँ। इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अंतिम क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। विकास का वह संबंध परफेक्टता से है जो उद्दीपन का, आपको बताना है कि किससे, जिस प्रकार विकास का संबंध परफेक्टता से, कि जो विकास होता है वो परफेक्टता के साथ बढ़ता है ना, क्या होता है, परफेक्टता के साथ बढ़ता है। मतलब 5 साल का बच्चा है, उसको हाई स्कूल पास करने की बात कहूँ तो वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे वो परफेक्ट होता जाएगा उसका विकास भी कैसा होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो आपको ये बताना है कि उद्दीपन का संबंध किससे है, उद्दीपन का संबंध किससे है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोशिश करो कौन सा आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर कौन है, प्रतिक्रिया। कि उद्दीपन प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, आपको प्रतिक्रिया चाहिए। क्या चाहिए, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया मतलब होता है अनुक्रिया, किसी कार्य को करी गई क्रिया क्या कहलाएगी, प्रतिक्रिया। यानी प्रतिक्रिया किसी व्यक्ति के प्रति,
जैसे मान लो कोई चीज़ रखी हुई है, आप उसके प्रतिक्रिया कर रहे हो, तो वो आपकी प्रतिक्रिया कहलाएगी उसके लिए। यानी कि आप जैसे लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, आप टेट के लिए, सुपर टेट के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आपको टेट सुपर टेट की क्या है, सुपर टेट और टेट के लिए की गई क्या है तो क्रिया, लेकिन ये कैसी है, प्रतिक्रिया कर रहे हो आप उसके लिए। ठीक है, इसे हम लोग अनुक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुक्रिया। जब अनुक्रिया और अनुबंधन के बीच में, जब अनुक्रिया से क्या कर लेते हो आप, जो उद्दीपक होता है उसे प्राप्त कर लेते हो, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, एक बंध बनता है, जैसे क्या कहते हैं हम लोग, अनुबंधन कहते हैं। और जहाँ अनुबंधन अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जैसे ही अनुबंधन आया, वैसे ही आपको क्या हो जाता है, अधिगम हो जाता है, आप सीख जाते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है, तो ये आपको हमें ज़रूर बताएं। ठीक है।